नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। टीएमसी, क्या वाकई में टीएमसी की फुल फॉर्म तू कौन मैं कौन हूं चला है, जहां आस्था से वास्ता, वास्तविक विचारधारा से दूर वर्तमान की उस राजनीति पर टिक चुका है जहां खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए अगर विचारधारा बदलनी पड़े, पार्टी बदलनी पड़े, नेता बदलने पड़े, मुद्दे बदलने पड़े, मकसद बदलना पड़े तो बदल देना चाहिए, क्योंकि इन सब का होना अगर खुद सियासी पद और कद के लिए हानिकारक है तो फिर बदलने में गुरेज नहीं। सोचिए जरा, क्या तृणमूल कांग्रेस पूरे तरीके से टूट चुकी है और क्या दीदी जितनों को लेकर कांग्रेस से अलग हुई थी, क्या उतनों के साथ ही कांग्रेस में जा पाएगी? क्योंकि ज्यादातर पूछ रहे हैं दीदी हम आपके साथ अब नहीं हैं। इस सवाल का जवाब हमसे पूछिए ही नहीं। सवाल सीधे नेतृत्व पर उठे हैं। एक तरफ सांसद कल्याण बनर्जी ने खुलकर कहा कि ममता बनर्जी को तय करना होगा कि वो उनके साथ है या अभिषेक बनर्जी के साथ। वहीं फर्जी साइन केस से हटाए जाने के बाद उनका आरोप है कि उन्हें आधी रात में वकील बदलने की जानकारी दी गई जो उनके मुताबिक अपमानजनक है। तो क्या वाकई में तृणमूल के अंदर जो टूट है वो ममता बनर्जी के हारने की वजह से है या अभिषेक बनर्जी की वजह से है, जो पार्टी को अघोषित तौर पर ओवरटेक कर चुके हैं, या टीएमसी के नेताओं को ऐसा लगता है कि अब अभिषेक बनर्जी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और वो उन्हें मंजूर नहीं है? बहरहाल इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि क्या तृणमूल कांग्रेस की नेता जो एक दौर में कांग्रेस से ही निकलकर क्षेत्रीय तौर पर मजबूत हुई, पश्चिम बंगाल के अंदर राज किया, क्या वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि वापस कांग्रेस के अंदर ही समाहित हो जाए? आज बात इसी मुद्दे पर कि जो कलेश बढ़ रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek, because this arrogant attitude I don't like it. इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। संदीप जी, शुरुआत आपके साथ। क्या टीएमसी के अंदर जो टूट हो रही है उसकी वजह ममता बनर्जी का चुनाव हारना है, या टीएमसी को एक तरीके से अभिषेक बनर्जी अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और वो नेतृत्व किसी को पसंद नहीं? क्या यह वजह है, या वहां के नेताओं को अब लग रहा है कि आपको सियासी तौर पर अगर पश्चिम बंगाल में वाइबल रहना है तो फिर आपको उस एक अम्ब्रेला से नीचे निकलना पड़ेगा जिस अम्ब्रेला की छाव में आप अभी तक थे? देखिए विजेंद्र जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की चीजें सामने आ रही हैं, टीएमसी की जब से सरकार गई है लगातार टीएमसी के सामने मुश्किलें आई हैं, टीएमसी टूटती चली जा रही है और आज की तारीख में ममता बनर्जी को टीएमसी का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि कल्याण बनर्जी जो उनके बहुत नजदीकी और भरोसेमंद माने जाते थे, आज वो भी बागी हो चुके हैं या कहिए बगावत पर उतर चुके हैं और सबको नाराजगी है अभिषेक बनर्जी से। कोई भी टीएमसी का नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता और ममता बनर्जी की मजबूरी है कि वो अभिषेक बनर्जी को नहीं छोड़ना चाहती। तो ऐसे में देखिए आगे क्या होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ अपना रास्ता अलग देख सकती हैं। कहीं ना कहीं टीएमसी पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है और ये पहली बार टीएमसी के साथ नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक और पार्टी परिवार मोह के अंदर खराब हो रही है? आपने टूटते हुए देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि एक और पार्टी परिवार मोह में खराब हो रही है और इस पार्टी के पतन के पीछे की वजह यही है कि परिवार के नेताओं को, सीधा कहिए अभिषेक को ज्यादा तवज्जो दी गई। मैं यूपी का उदाहरण दे रहा हूं, बसपा के खत्म होने के पीछे भी कुछ ऐसा ही उदाहरण था सर। मैं ऐसा ही उदाहरण दे रहा हूं हरियाणा में, इनेलो जो कमजोर हुई उसके पीछे भी यही कारण था सर। ऐसा ही उदाहरण बिहार में, जहां आरजेडी के कमजोर होने के पीछे की वजह परिवार के अंदर नेतृत्व देना और उसका स्वीकार नहीं होना है। ऐसी गलती हुई है महाराष्ट्र के अंदर। तो क्या परिवार के चक्कर में क्षेत्रीय पार्टियां अपने अस्तित्व को खो रही हैं? देखिए कई राजनीतिक दलों ने अपना अस्तित्व इसीलिए खोया है। लालू प्रसाद यादव ने अपने इतने बड़े राजनीतिक दल में, इतने बड़े बिहार में
एक अपने परिवार से अलग नेता वो नहीं खोज पाए। इसी तरीके से अगर टीएमसी की मैं बात करूं, अपने परिवार से अलग वो एक नेता इतने बड़े बंगाल के अंदर से नहीं खोज पाए। शिवसेना इतने बड़े महाराष्ट्र के अंदर से अपने बच्चों के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं खोज पाई। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं खोज पाए। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के सामने ये समस्या आ जाती है, या कहिए कि उनकी सुई या उनकी कामयाबी अपने ही बच्चों में दिखाई देने लगती है। और जो सीनियर और पुराने नेता होते हैं, जो पार्टी को खड़ी करते हैं, वो उन बच्चों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। ठीक ठीक है सर, वैसे भी एक तरीके से लोकतंत्र में अघोषित राजघराने चलते हैं सर। अब उसमें जिसको पसंद नहीं हो तोड़कर बाहर आ जाते हैं। आई एग्री विद यू। प्रतीक सिंह जी, क्या टीएमसी का टूटना देश की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम है जहां अभी तक यह हो चुका था कि भाई हर स्टेट के अंदर रीजनल फोर्सेस ज्यादा मजबूत है और नेशनल पार्टी को उन्हें चैलेंज करने के लिए बड़े पसीने बहाने पड़ते हैं? क्या यहां से एक नजरिया चेंज हुआ है कि रीजनल पार्टी भी खत्म हो सकती है, जीरो हो सकती है? विजेंद्र भाई, आपने अभी सवाल शुरुआत जब की थी वो पूछी थी कि इस टूट के पीछे कौन, तो मैं बता देता हूँ। इस टूट के पीछे ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। आप जो 20 सांसद जो टूट करके गए हैं या जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है अब कौन जा रहा है, क्योंकि एक प्रतिमा कुछ का कल नाम लिया जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया है कि मैं टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ रहूंगे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम लिया जा रहा था, उन्होंने भी मना कर दिया है कि मैं तो ममता बनर्जी। तो अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने गए हैं, कितने नहीं गए हैं सांसद। वो तो जब बात सामने खुलेगी तब है। लेकिन उसमें से आप अधिकतर दिखेंगे तो किसी को ईडी का नोटिस दिया हुआ है, किसी को इनकम टैक्स का नोटिस दिया हुआ है, कोई सीआईडी का नोटिस दिया हुआ है। तो ये सारे जो मामले हैं वो उसी के लिए हैं। और आपने तो देखा था जब एक पिछले दिनों एक समाचार पत्र में खबर छपी थी कि 25 लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई चालू की। उसमें से वो 25 लोग चले गए बीजेपी के अंदर और उनके केस हो गए बंद, जिसमें से शुभेंदु अधिकारी भी एक है, हेमंत बिस्वा शर्मा भी एक है, नारायण राणे भी एक है, और उसके बाद में आप अशोक चौहान का नाम तो खुद लिया था, अजीत पवार ले लीजिए। तो ये सारा जो खेल हो रहा है वो जो एजेंसियां हैं उनके इस्तेमाल के साथ हो रहा है। तो इसके अंदर आप ये मत बोलिए कि टूट रही है, टूट नहीं रही है, तोड़ा जा रहा है। अब आपने जिक्र किया था हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र का, तो मैं बिहार से चालू करता हूं। आप बोले वहां पे परिवारवाद के कारण एक पार्टी टूट गई, तो अब मुख्यमंत्री बनाया वो परिवारवाद नहीं है, वो शकनी चौधरी के बेटे हैं। वही शकनू चौधरी है जिन्होंने बोला था कि अगर मोदी जी यहाँ आएंगे तो मैं जमीन में गाड़ दूंगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? उसके बाद में आपने बोला हरियाणा, परिवारवाद के कारण इनेलो टूटती है और उन्हीं के पोतों को ले जाकर के बीजेपी अपने साथ सरकार बना लेती है। और जब पूरा मामला निकल जाता है, 5 साल सरकार चल जाती है, तो उसको बाहर निकाल करके फेंक देती है। तो असली मामला तो ये है कि अगर पिछले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर देखेंगे तो बीजेपी ने जिस क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया उसको या तो बिल्कुल खत्म कर दिया या उनको अपने अंदर मिला लिया। मैंने रेफरेंस दिया था पार्टियों को जो एक परिवार अपनी बपोती समझ लेता है और उसमें वही रहता है। अब लालू की पार्टी का आपने जिक्र किया, जरा बताइए कोई दूसरा आया क्या लालू के आने के बाद? मैं परिवार से बाहर आया? मैं पार्टी आई नहीं, मैं तो इनेलो की बात कर लीजिए, कोई बाहर से आया क्या? मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी में कोई बाहर से आया क्या? बसपा में कोई नहीं आया। पूरी राजनीति, मैं सिर्फ उसका जिक्र, पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं। मैं शकनी चौधरी कहां से आए, हेमंत बिस्वा शर्मा, अजीत पवार कहां से आए, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से आए, आप बताइए। सारे परिवारवाद की बात तो आप, और जिनके जयपुर राजस्थान में देख लीजिए, दिया कुमारी, इनका परिवार तो 1000 साल से राजस्थान में राज करता है। फिर इन्हीं को लिया है आप। रेफरेंस गलत है। क्यों रेफरेंस गलत? रेफरेंस गलत क्यों? रेफरेंस ये है कि भाई एक पार्टी का मैं तो परिवार उसको चलाता है। मैं पूरी राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं, रेफरेंस गलत क्या है? मैं पूरी राजनीतिक नहीं, मैं राजनीतिक जमात की बात कर रहा हूं पूरी। डॉक्टर का बेटा मेडिकल क्रैक करता है तो डॉक्टर क्यों ना बने? इंजीनियर का बेटा क्यों ना बने? एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई है तो वो क्यों ना बने? क्वेश्चन ये है कि क्या एक परिवार ही चलाएगा पूरी पार्टी को? उसका जवाब भी दे रहा हूं। और वो अनंत काल तक चलाएगा। डॉक्टर का क्या उसी में नहीं टूटी है? डॉक्टर का बेटा, अगर एक एक करके कह रहे हैं कि भाई अभिषेक बनर्जी अगर है तो हम नहीं है, सुनिए तो सही। अब कुछ तो हुआ होगा वहां। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो राज नहीं करता, राजा का बेटा राज करता है, उसको बोलते हैं परिवारवाद। दिया कुमारी के पूर्वज पूरे राज करते हैं 1000 साल से, और आज वापस आपने उनको यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बना रखा है। तो राजा का बेटा राजा बनता है जब ये परिवारवाद आता है। जब शकनी चौधरी को आप बनाते हैं तब ये परिवारवाद आता है। और ईडी शकनी चौधरी के बेटे को, जब ईडी इनकम टैक्स आप समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा सवाल सीधा कांग्रेस पर अटैक ना करे, इसलिए आप डिफेंस हो गए। नहीं, आप मेरे पे कोई सवाल ये है कि आप किसी पे भी अटैक करें, होती है क्या किसी परिवार? नहीं, आप मेरे एक परिवार के सेंट्रिक पार्टियां चलती हैं, उन्हीं के नेता होते हैं, दूसरे आते ही नहीं है। मैं और लार्जर वे में चले, मैं पूरी पॉलिटिकल जमात की बात कर रहा हूं। संदीप चौधरी जी, मेरा सवाल क्लियर है सर। सवाल यह है कि क्या एक पार्टी के अंदर जब एक परिवार उस पार्टी को बपोती समझ लेता है, क्या वहां से एक दौर तक वो शीर्ष पर जाते हैं क्योंकि एक नेता होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं?
जैसे मुलायम जी सर्वमान्य रहे वहां पर समाजवादी के लिए, ममता बनर्जी भी काफी हद तक, एक दौर में मायावती काफी हद तक, फिर ऐसे ही लालू प्रसाद। लेकिन जैसे ही सेकंड जनरेशन आती है तो क्योंकि उन्होंने जमीन पर अपने आप को घिसा नहीं है, वो कार्यकर्ताओं से जुड़े नहीं है, उन्हें सब कुछ पका पकाया मिला। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए फिर वो यूपी ऐसा में, करते बिहार, हैं और यूपी फिर में वहां से कितने वो कनेक्ट मेंबर नहीं ऑफ पार्लियामेंट होते बीजेपी जो के? सीनियर होते हैं। संदीप जी, देखिए विजेंद्र जी, राजनीति में परिवारवाद के जो उदाहरण है उनसे तो हमारे देश की राजनीति भरी हुई है। देखिए चौधरी चरण सिंह वो नेता थे जिन्हें इसी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया। मुलायम सिंह जी वो नेता है जिन्हें इसी मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया। लेकिन अगर आप उनके बेटे देखें, चौधरी चरण सिंह का पोता बीजेपी सरकार को चलवा रहा है, उसमें कैबिनेट मंत्री है, तो आप परिवारवाद को उसको भी देख सकते हैं। मुलायम सिंह जी के यहाँ शादी थी, इतना नजदीकी मामला है, 2 दिन तक राजनाथ सिंह जी और मोदी जी उस परिवारवाद के नेताओं के साथ रहे। तो इन लोगों का आपस में जो बोलते हैं चोली दामन का साथ है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राजनीति में कई बार बहुत जूनियर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है और सीनियर लोग कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। वो सीनियर फिर उस जूनियर के साथ काम नहीं करना चाहते। अभिषेक बनर्जी एक बहुत जूनियर नेता है और कल्याण बनर्जी या कई बड़े नेता जो उनसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तजुर्बे में भी बहुत बड़े हैं, तो वो उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहते, वो उनके चरण चुम्बन नहीं करना चाहते, वो उनके सामने नतमस्तक नहीं होना चाहते। तो इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जोशी जी, प्रतीक ने जो जिक्र किया कि भाई अब जहां जहां बीजेपी जीतती जाएगी वहां अपोनेंट जो होंगे वो या तो उस पार्टी को छोड़कर निकल लेंगे या उस पार्टी को इस हद तक तोड़ देंगे कि वो उसी के सिंबल के साथ रह जाए या बीजेपी में आ जाए, क्योंकि ये कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और फला फला एजेंसियों के चक्कर 5 साल तक काटने पड़े। विजेंद्र भाई, मैं आपको बहुत जो है नम्रता से कहना चाहूँगा। पहली बात इन्होंने कहा कि जो है कि जयपुर की दिया कुमारी जी के लिए, इनको याद होना चाहिए कि दिया कुमारी जी के जो पिता थे भवानी सिंह जी, वो राजघराने से जरूर थे, लेकिन इस देश के जो है उस सेना में भी बढ़ते हुए उसमें भी गए। और उसके बाद उन्होंने कोई राजघराने की चीज़ नहीं, ठीक है, राज उस टाइम से आए थे, राज खत्म हो गए तो राज महलों के गेट ही नहीं खुलते। नहीं, अरे वो तो आपके भी नहीं खुले यार, आपके यहीं से जो चुनाव लड़े थे तब क्यों लेकर के आए थे अब उनको? और आप तो यहाँ जयपुर, वो जयपुर है जो इंदिरा गांधी आकर के यहाँ से सारा चुरा के ले गई। क्या याद करते हो? जयपुर से याद करोगे क्या? इसीलिए आप जयपुर की जीती है कि आप एक सीट नहीं जीत पाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ बीच में मत बोलिए, मैं आ रहा हूँ। उनका घर है, नहीं, मैं घर है उनका, उनको दिया गया है। और उनको जब दिया गया था, नहीं, जब दिया गया था, जब दिया गया था तब सरकार किसकी थी? जब उनको छोड़ा गया था तो किसने कानून बनाए थे? ये कौन सी सरकार थी उस टाइम? क्या बीजेपी की सरकार थी? जनसंघ की सरकार थी? हैं? आपके पूछ लेते आपके उनके दादा बाबाओं से, आपके जो आपके आला कमान है, अरे आला कमान के बाप दादाओं से पूछा हो ना यार, आपकी सरकार क्या किया था आपने अंग्रेजों के साथ? अरे आला कमान के बाप दादाओं से पूछा, भर्ती करा रहे थे। अरे भाई नेहरू जी के टाइम पे हुआ था 67 में, तो हमारे टाइम पे होगा, हमने आजाद कराया, हमारे टाइम पे नहीं मानते ना आप तो अंग्रेजों की सेना भर्ती करा रहे थे। कह रहा हूं कि ये नहीं मानते नेहरू जी को, इन्होंने अब मान लिया, आज मान लिया प्रतीक ने कि नेहरू ने गलतियां की, पहली बात। अब दूसरा मैं कह रहा हूं आपको सबसे बड़ी चीज कि अब लोग टूट रहे हैं, टीएमसी टूट रही है, ये भी नेहरू जी की गलती थी। टीएमसी टूट रही है ना, तो टीएमसी हारी क्यों वहां पर? भाई ये भी तो कहते बचाने के लिए, टीएमसी वहां हारी क्यों? सबसे बड़ी बात तो थी टीएमसी टूटी कर जब हार गई, अब हारी क्यों? और हारने के बाद स्थिति क्या हो रही है? क्योंकि जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनके सांसद ने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरी की पूरी सीटें हार गई, एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो उसने जो है कहा कि मैं नैतिकता के आधार पर जो है देता हूं। मुझे बताइए नेता का वजूद किस चीज से है? जनता से है या जनता के बाहर से? इतनी नैतिकता होती है? अरे भाई होती है, नहीं होती, लेकिन अरे उसका वजूद तो है ना, उसको पता चल गया जब अंडे बढ़ रहे हैं। विजेंद्र भाई जब अंडे बढ़ रहे हैं, जनता नहीं थी पक्ष में। मैं कह रहा हूं कि यही बात हम आपसे चुनाव से पहले कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है ये पार्टी जो है केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर बाहर के लोगों को ला करके और वो बीजेपी में आ जाएंगे तो अंडे पड़ने बंद भी हो जाएंगे। विजेंद्र भाई ये भी आज तक ऐसा कभी हुआ? नेताओं पे अंडे पड़ने बंद हो जाएंगे जब बीजेपी में आ जाएंगे। भाई आपका आप मुझे बताइए ना, आपकी क्या स्थिति रही भाई, है ना? आप क्योंकि अब आप परिवारवाद पे ये क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि इनकी पार्टी और संगठन दोनों परिवारवाद में फंसा पाए कहीं ना। मुझे बताइए इनमें से अगर ज्यादातर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो बीजेपी ने अभी तक आरोप लगाए थे उनके ऊपर, तो मानकर चले वो दाग धुल जाएंगे। देखिए बीजेपी ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद भी कोई टिकट नहीं दिए गए।
बीजेपी में भी आज भी जो है लोगों ने जो टिकट दिया, चुनाव हार गए, उसके बाद बताइए कि जब वापस चले गए तो किसने मना किया इनको? भाई मैं कह रहा हूं कि देखिए, जनता में, लोकतंत्र के अंदर जो है जनता के बीच से जीत करके आना है। और मुझे बताइए कि लगातार चाहे आप आए या जाएं, लेकिन आप, मैं यही कह रहा हूं, देखिए चार्जेस तो लगातार लगे रहे हैं, चार्जेस तो जो बने हुए वो एजेंसी जांच कर ही रही है। और जो जिन जांच में दोषी पाए गए हैं और जो रिकॉर्ड है, जिस दोष में दोषी पाए गए हैं, वहां जब चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य हैं, वहां अयोग्य है ही। और जहां अयोग्य नहीं है चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आज तो इनके तो आज मुझे बताइए ये क्यों नहीं चल रहे हैं? बहरहाल केस के अंदर इनके लिए क्या, इनके ऊपर जो है केस नहीं लग रहे हैं क्या? तो मैं नाम गिना दूंगा जिनके लिए बड़े बड़े बयान है कि इतने 1000 करोड़ का घपला हुआ, इतने 1000 करोड़ का घपला हुआ, या यहाँ ये करप्शन चार्जेस है, यहाँ वहाँ ये करप्शन चार्जेस है। विजेंद्र भाई मैं कह रहा हूं ना, फिर वो बीजेपी में पता ही नहीं कहां गए फिर। नहीं विजेंद्र भाई मैं कह रहा हूं कि जांच एजेंसी जांच थोड़ी बंद करी है, जांच तो आज इनकी बंद नहीं की हमने, आज इनके भी जो उस पे हैं जांच तो जांच एजेंसी करेंगे ना, वो तो एक स्वतंत्र एजेंसी है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कौन सा जेल डाल दिया गया? नहीं, ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई नहीं 2G 3G और जीजा जी कह रहे थे, उसमें कौन सा वाड्रा को अंदर डाल दिया गया? नहीं, कुछ लोग जेल जाए हैं, कुछ जेल से बाहर आ गए, जमानत पे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ गया? कहीं अग्रिम जमानत करा ली, पॉलिटिकल सेटलमेंट होती है। नहीं कहीं अग्रिम जमानत करा ली, पॉलिटिकल नहीं है। देखिए जमानत तो न्यायालय का काम है ना, जमानत देना। तो अब किसी ने जो है अग्रिम जमानत करा करके रख ली है, तो मुझे बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? अग्रिम जमानत करा करके यदि कोई आदमी और उसमें रहना चाहता है तो उसमें रह जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव आपको जनता के बीच में लड़ना पड़ेगा। और मैंने आपको जिस टाइम इससे फर्क तो पड़ता है ना पंकज जी कि भाई कितने मामलों के अंदर सरकार के वकील पहुंच रहे पैरवी करने, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कितने केस गिना हुआ ऐसे? देखिए विजेंद्र भाई, जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि पैरवी करने नहीं पहुंचे हैं। विजेंद्र भाई देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए जहां पर सरकार की है, सरकार में लगातार जो है पहुंचे हैं, ऐसा कहीं नहीं कि सरकार में नहीं पहुंचे। और जहां भी मेरा मूल सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर जो सब टीएमसी छोड़कर चले गए हैं, उसका कारण डर की वजह से गए? देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए परिवारवाद का कारण है। लगातार आप स्वयं देख रहे हैं कि जहां पर उन्होंने पूरी की पूरी बागडोर जो है वो जो है अभिषेक बनर्जी को दे दी, तो खुद आप देखिए कि जब उन्होंने दे दिए तो उनके अगेंस्ट जो गुस्सा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा जनता का, आपने देखा कि जनता का गुस्सा किसके अगेंस्ट था? आप मुझे बताइए आज तक कभी जनता ने ऐसा कभी रिएक्ट किया है क्या? इतनी जनता ने कैसा ऐसा रिएक्ट मैंने आज तक कभी देखा? पश्चिम बंगाल में हमने सब कुछ देखा है सर, हर इलेक्शन में रक्त रंजित चेहरा ही देखते हैं। रक्त रंजित तो करवाई जाती थी, जिनको घाव लगे होंगे वो गुस्सा तो करेंगे। रक्त रंजित तो करवाई जाती थी, लेकिन अब की बार चुनाव रक्त रंजित नहीं हुआ, क्योंकि अब की बार जो है फोर्सेज लगी, और जिन फोर्सेज जो लगी उन्होंने किसने सबसे ज्यादा जो है उपद्रव मचाया? आज जो खड़े हैं सामने, इन्होंने सबसे ज्यादा उपद्रव मचाया कि आप इनके बीच में चुनाव क्यों लड़ाई जा रहा है? सर वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, क्या वाकई में महाराष्ट्र की सियासत ने देश के सामने एक और चेहरा रखा कि अगर आप एक पार्टी के लिए रिलायबल रहोगे तो कभी नंबर 1 नहीं हो सकते हो? आप समझिए, अगर वहां पर शिवसेना एक होती तो फिर वहां मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे, फिर अगर होते तो उद्धव ही होते, दूसरे नहीं हो सकते थे, एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते थे कभी। तो क्या वहां से एक अपॉर्चुनिटी बाकी रीजनल पार्टीज के अंदर तैयार हुई है? जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, चलिए पश्चिम बंगाल का, अगर सब अभिषेक बनर्जी के साथ ही रहेंगे तो नंबर 1 नहीं हो सकता कोई, लेकिन वहां एक मौका है कि भाई ममता बनर्जी को जनता ने ठुकरा दिया है, ममता बनर्जी का जादू खत्म हो गया है, तो जो वहां उनके समकक्ष के नेता हैं जो अपनी रीजनल पावर रखते हैं, वो अपने कद को बड़ा करेंगे ताकि वो नंबर 1 रहे। देखिए विजेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं, ना ये किसी से छुपा हुआ है। रीजनल पार्टियों में एक चेहरा होता है और वो अपने से ऊपर या अपने परिवार से ऊपर किसी को भी आने नहीं देता, हर कोई वहां पर सेकेंडरी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, जब पार्टी टूटती, अगर सत्ता चलती रहेगी आपकी तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उन सबको भी मंत्रालय मिले रहते हैं और सत्ता की मलाई चाटने को मिलती है। लेकिन जैसे ही सरकार जाएगी तो फिर उनको याद आता है कि अब हमें क्या करना है, कि ममता बनर्जी तो जा रही है, हमें क्या मिलने वाला है। तो ऐसे में वो अपनी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढने लगते हैं, वो अपनी पावर भी देखने लगते हैं, वो अपना कद भी देखने लगते हैं, और इस तरीके की समस्या क्षेत्रीय दलों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है? इसकी संभावना कितनी है? और अगर ऐसा होता है तो वो डील खुद के लिए करेंगी या अभिषेक बनर्जी के लिए? देखिए बहुत बड़ा सवाल है, आपका भी कहना जल्दबाजी होगा कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती है, लेकिन हाँ इतना मुझे लगता है कि वो कांग्रेस अलायंस का एक हिस्सा हो सकती है और आगे मिलकर कांग्रेस के साथ चल सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं, आप राजभर को देख लीजिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, रामविलास पासवान की पार्टी को देख लीजिए, जिनके पास एक एक दो दो MP MLA भी रहे और वो किसी न किसी दल के साथ जुड़ करके चलते रहे और अपनी राजनीति। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। प्रतीक, किसकी संभावना आपको कुछ नजर आ रही है कि ममता बनर्जी वापस मूल कांग्रेस का हिस्सा हो जाए?
इसके मैं दो फायदे बता रहा हूं। एक तो ममता बनर्जी वहां फेस रह जाएंगी, दूसरा जो कांग्रेस खुद पश्चिम बंगाल के अंदर जीरो है, उनको एक ऐसा चेहरा मिल जाएगा जिसके शायद वो अगले इलेक्शन में मजबूती से खड़ी हो सके। विजेंद्र भाई, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं ये कह रहे थे कि भाई जो वहां पर जो परिवारवाद से परेशान हो गए वो इधर आ गए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव प्रचार में गए तो एक कहा था सारे विधायक वहां पे करप्शन फैला रहे हैं, टीएमसी के सारे मंत्री कर रहे हैं, सारे आपके जो एमपीज है वो कर रहे हैं। आज वो मुड़कर के जब बीजेपी की तरफ आ रहे हैं या बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं तो क्या उनके करप्शन के जो चार्जेस है वो खत्म हो गए क्या? और ये कह रहे थे कि केस खत्म नहीं हुए। केस तो मैं आपको याद दिला देता हूं, किरीट सोमैया ने नारायण राणे के खिलाफ खुद जाकर के ईडी के अंदर फाइल दी थी। वो फाइल कहां गायब हो गई? किरीट सोमैया भी नहीं के नेता, यही नारायण राणे भी नहीं के उठता है तो फिर क्यों? जब चीज? आप एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे थे और दूसरे गठबंधन पर जमकर सवाल खड़े कर रहे थे बाकी पार्टियों पर, लेकिन फिर हम एक ऐसी पार्टी के साथ जाते हैं जहां से विचारधारा ही नहीं मिलती और वहां उसके साथ सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, 2019 के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, शिवसेना ने और बीजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। फिर बीजेपी ने क्या किया, सुबह 4 बजे उठ करके और एनसीपी के साथ में ले लिया। मैं इसी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। नहीं, बात दिक्कत क्या है, यही पॉलिटिक्स है भाई, यही तो पॉलिटिक्स है। जिसको जहां फायदा मिले वो चला जाए। नहीं, आयाराम गयाराम कहां से आए? नहीं, मैं आप हमारे तमिलनाडु के कोई भी नेता बता दीजिए जिन्होंने टीवीके के खिलाफ चुनाव प्रचार के दौरान में कोई गलत बयान दिया हो। चलिए, गठबंधन ने नहीं दिया, गठबंधन ने बयान नहीं दिया। टीवीके के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, एआईए डीएमके के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, टीएमके के खिलाफ बोल रहा हूं मैं, टीवीके के खिलाफ बोल रहा हूं। तो एआईए डीएमके के साथ तो हमने गठबंधन किया भी नहीं है। हमने तो उनको रोकने के लिए, क्योंकि बीजेपी गठबंधन था, एआईए डीएमके, उनको रोकने के लिए हमने टीवीके के साथ गठबंधन किया है। बिल्कुल किया है ना। और आप एक बयान बताइए, अब आप क्या वाकई में ममता बनर्जी को अगर किसी को रोकने के लिए बनाकर उनको रीजनल फेस कांग्रेस का बना दिया जाए पश्चिम बंगाल में, क्या इस रणनीति पर काम हो रहा है? देखिए, ये भविष्य के गर्भ में, और ये जो है वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे ममता बनर्जी खुद हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टियां तोड़ने का जो क्रम चल रहा है, जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का, मुझे ऐसा लगता है कि ये थमना चाहिए। जिनके खिलाफ केस है उसमें तेजी आनी चाहिए, और जो भी अगर उसके अंदर लिप्त है तो उनके खिलाफ सजा होने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो राहुल गांधी कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, उनके अगेंस्ट भी जो चार्जेस है वो दशकों से चले आ रहे हैं। बिल्कुल दशकों। आपको याद होगा 2012 के अंदर बड़े बड़े चपा था, 72 लाख करोड़ रुपए का हो गया। बाद में क्या हुआ, सीबीआई कोर्ट ने बोल दिया कि घोटाला ही कुछ नहीं हुआ। यही हुआ ना, बाद में सबको बाइज्जत बरी किया। तो मुझे लग रहा है आपको उसको खींचने के लिए, या फिर आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीपी का नाम लिया था, अशोक चौहान का नाम लिया था, बाद में अपने साथ पार्टी में लिया है। तो उनके खिलाफ केस रोक क्यों दिए गए? उसके खिलाफ एक कदम नहीं बढ़े, एक कदम आगे नहीं बढ़े। क्या वाकई में देख, मैं बहुत सीरियस सवाल कर रहा हूं। अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो हम मानकर चलें कुछ नहीं होना है फिर? नहीं, कहां बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए 58 क्योंकि हुआ नहीं अभी तक किसी के। देखिए 58 विधायक जो हैं उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, 58 विधायक ने अलग पार्टी बनाई, 20 सांसद अलग हो रहे हैं वहां से। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एनडीए को? अरे सपोर्ट किसको कर रहे हैं तो ये तो मुझे बताइए ना, आपने किसको? आपने तो खुद ने कहा मुझसे कि हम तो दो जब थे ना तब भी हम विचारधारा पे जुड़े रहे, अब जब हम अलग हुए थे तब भी विचारधारा पे। आपने क्या कहा भी है ना कि उनको रोकने के लिए हमने उनको समर्थन दे दिया, क्योंकि आप तो क्या कि किसी को रोकने के लिए, किसी को करने के लिए, कुछ भी करने के लिए केवल सत्ता में बना रहना है और दूसरी पार्टियों को रोकना है, तो ये है। लेकिन हमने कभी कहा, हमने कहा विचारधारा के साथ में और देश के साथ खड़े होंगे, चाहे हम दो थे तब भी हम खड़े हुए थे और आज से हैं तब भी खड़े हुए हैं। जिन पार्टी को मिल गया हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर जो है समर्थन दिया। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कयास चल रहे हैं, मैं कंफर्म हूं कि अगर ममता बनर्जी कांग्रेस ज्वाइन भी कर लेती हैं तो भी उनको राष्ट्रीय फेस तो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर उनको राष्ट्रीय फेस बनाया जाएगा तो सवाल पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही आकर खड़ा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है अगर सेटलमेंट हुई तो वो पश्चिम बंगाल के लिए रीजनल फेस के तौर पर होगी? देखिए विजेंद्र जी, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। मैं आपको, जो कि आप हरियाणा से आते हैं, आपने कुलदीप बिश्नोई का नाम सुना होगा। उनकी अपनी एक पार्टी थी और वो आज पूरे तरीके से बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं। बीजेपी के नेता के रूप में उनकी पहचान होती है। उनके पिताजी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोई ममता बनर्जी को अगर सारे रास्ते बंद दिखाई देंगे तो वो कांग्रेस ज्वाइन भी कर सकती है और कांग्रेस नेता के रूप में, जो कि राजनीति में एक ऑप्शन सबके पास जाता है। संदीप जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जी, आपका भी शुक्रिया और प्रतीक भाई आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में अब अगले 2-3 महीनों में जो होना है उससे सिर्फ पश्चिम बंगाल की सियासत पर असर नहीं पड़ेगा, अब मानकर चलिए उससे देश की सियासत भी बदलेगी। इसलिए कलेश जितना बढ़ेगा उससे एक नई सियासत का जन्म होगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
not be appearing in any matter on behalf of OBC. Because this arrogant attitude, I don't like it.